अद्विक ने जो कुछ भी कहा था वो उसके प्यार की हद को दिखा रहा था, पर ये सब सुनकर भी निवेदिता का गुस्सा उसके लिए खत्म नहीं हुआ और वो झटके से उसे दूर हो गई। ऊपर वाले से हर वक्त बस यही दुआ मांगूंगी कि मुझे जल्दी यहाँ से अपने पास बुला ले और फिर किसी जन्म में आपसे ना मिलवाए। इतना कह वो बाहर जाने लगी, पर जैसे उसे बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला कि एक बार फिर उसके कानों में अद्विक की आवाज सुनाई दी। तुम्हें मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता निवेदिता, खुद तुम्हारा भगवान भी नहीं। और रही बात जन्मों की, तो अगर ये जन्मों की बात सच है तो लिख लो ये बात कि हर जन्म में निवेदिता अद्विक राठौर की ही होगी। उसकी इस बात पर निवेदिता ने कोई जवाब नहीं दिया और वॉशरूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही अद्विक ने अपने चेहरे को हाथ से पोंछा और पानी छिड़क शावर को बंद कर दिया। फिर टॉवल से सर पोंछते हुए बाहर आया। तब तक निवेदिता चेंज कर चुकी थी। बाहर आकर अद्विक ने अपने कपड़े निकाले और चेंजिंग रूम में चला गया। उसके अंदर जाते ही निवेदिता ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई और फिर अपने बालों को कोम किया। उसके बाद दुपट्टे को ठीक से पिनअप कर वहां से जाने लगी, पर तभी उसे कुछ याद आया और उसने पलटकर वापस से आईने में अपने आप को देखा। ठीक उसी वक्त अद्विक चेंजिंग रूम से बाहर आया, पर निवेदिता को आईने के सामने कुछ सोचते देख वो वहीं रुक गया और दरवाजे की ओर से उसे देखने लगा। निवेदिता को अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये करना चाहिए या नहीं, पर उसकी शादी तो हुई थी, भले गुड्डे गुड्डियों की तरह ही, पर मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र तो अद्विक ने पहनाया था। उस हिसाब से उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद ऐसे बाहर जाने में उसे झिझक हो रही थी। और अगर सच कहा जाए तो उसे खुद अधूरापन सा लग रहा था। पर यह भी सच था कि वो इस शादी से नाराज थी और अद्विक को पति नहीं मानना चाहती थी, पर हकीकत को वो झुठला नहीं सकती थी। इसी उधेड़-बुन में उसने सिंदूर उठाया और उसे चुटकी में ले मांग में भरने लगी, पर उसके हाथ फिर रुक गए। बार बार उसके दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि ये शादी किस तरीके से हुई थी। इसी उधेड़-बुन में उसके हाथ कभी माथे तक जाते तो कभी अपने आप ही रुक जाते। अद्विक ये सब शांति से देख रहा था, पर जब उसने बार बार उसे रुकते देखा तो वो सीधे आया और उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी ले निवेदिता की मांग में सिंदूर भर दिया और फिर डिब्बी को वापस से टेबल पर रख दिया। अद्विक ने ये सब इतने जल्दी किया कि निवेदिता को समझने का मौका ही नहीं मिला और वो हैरान सी उसे देखती रह गई। तुम कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो रही थी, तो सोचा मैं ही ये काम कर दूं। वैसे मुझे लेकर इतना कंफ्यूज ना रहा करो, क्योंकि अद्विक राठौर कभी अपनी बातों से और कामों से पीछे नहीं हटता। इतना उसने कहा ही था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। आ जाओ। उसके बोलते ही जेनी और मैरी ट्रे लेकर अंदर आई और खड़ी हो गई। निवेदिता उन्हें देख असमंजस में आ गई कि आखिर वो लोग नाश्ता यहाँ लेकर क्यों आए थे। क्या उसे अब भी बाहर जाने की परमिशन नहीं थी? मैं बाहर जा रहा हूँ तो निवेदिता को खाना और दवाई खिलाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। ध्यान रहे इसे किसी भी चीज की कमी ना हो और कोई दिक्कत ना हो, वरना दिक्कत तुम्हारे लिए भी बढ़ जाएगी। जी मिस्टर राठौर। आज से तुम कमरे में ही खाना खाओगी। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें सीढ़ियां ज्यादा न चढ़ने दी जाए, वरना बेबी को प्रॉब्लम होगी। इसलिए तुम सिर्फ कमरे में ही रहोगी और अगर कभी मन करे तो मैं तुम्हें नीचे लेकर जाऊंगा। अभी काम है मुझे, इसलिए तुम्हें यही नाश्ता करना है। ध्यान रखना अपना। शाम को मिलता हूँ मिसेस राठौर। इतना कि वो हल्के से मुस्कुरा दिया और कमरे से बाहर चला गया। जेनी और मैरी के सामने वो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए बस मन ही मन वो खींच कर रह गई। चलिए मिस माथुर, सॉरी मिसेस राठौर। मिसेस राठौर सुनना निवेदिता के लिए किसी जख्म पर नमक छिड़कने जैसा ही था, पर अफसोस कि वो उन दोनों से इसके लिए मना भी नहीं कर सकती थी। इसलिए बस हल्के से सर हिलाकर बेड पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। आखिर वो किसी और का गुस्सा अपने बच्चे पर तो नहीं निकाल सकती थी, इसलिए खाने में वो लापरवाही नहीं कर सकती थी। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। हर रोज अद्विक निवेदिता के सोने के बाद उसके पास सो जाता था और दिन में उसका उतना ख्याल भी रखता था, पर निवेदिता के मन उसके लिए अब भी नरमी नहीं आई थी। इसी बीच अद्विक ने निवेदिता को कहीं ले जाने का प्लान बनाया था, जिसकी सारी तैयारी संजय कर चुका था और वो प्लान अगले दिन का था। पर इन सब से बेखबर किसी और ने भी अपना प्लान बना लिया था, जो कईयों की जिंदगी बदलने वाला था, जो किसी की जिंदगी छीनने वाला था तो किसी की किस्मत में मौत लिखने वाला था, जिससे हर इंसान अनजान था। अगली सुबह निवेदिता उठी और रोज की तरह फ्रेश होने चली गई, पर जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसे बेड पर एक कुर्ता रखा हुआ दिखाई दिया। ये देख उसने कमरे में चारों तरफ देखा, क्योंकि उसने तो एक सिंपल सा सूट रखा था, पर अब उस जगह सिर्फ कुर्ता
और लेगिंग्स रखी हुई थी। वो बेड के पास आई और कुर्ते को उठाकर देखा। देखने में वो काफी लाइट वेट पर स्टाइलिश लग रहा था, पर जब उसने लेगिंग्स उठाई तो उसके नीचे उसे एक चिट दिखाई दी। चिट को देख उसे तुरंत उसे उठाई और खोल कर देखा, जिस पर लिखा हुआ था, हम आज बाहर जा रहे हैं, तुम्हें एक बहुत खास जगह ले जाना चाहता था, तो हम वहीं जा रहे हैं। ये कुर्ता तुम्हारे लिए कंफर्टेबल रहेगा, तो इसे ही पहनना। चिट पर लिखे नोट को पढ़ निवेदिता समझ गई कि ये अद्विक का ही लिखा हुआ है। उसने एक पल को सोचा कि उस कुर्ते को कबर्ड में रख दे और कुछ और पहन ले, पर फिर जाने क्यों दिल ने इस बात की इजाजत नहीं दी और उसने वो कुर्ता और लेगिंग्स उठाई और उसे पहनने चली गई। जब वो चेंज करके बाहर आई तो अद्विक रूम में मौजूद था। निवेदिता को अपनी दी हुई ड्रेस में देख अद्विक के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, पर उसने ऐसे शो किया जैसे उसने देखा ही नहीं हो। तैयार हो? निवेदिता ने बिना कोई जवाब दिए बस हल्के से सर को हाँ में हिला दिया। ठीक है, तो पहले नाश्ता कर लो, फिर निकलते हैं। इस पर भी निवेदिता ने बस हल्के से सिर हिला दिया। उसे न बोलते देख अद्विक को अच्छा तो नहीं लगा, पर वो ये भी जानता था कि निवेदिता की नाराजगी अब तक गई नहीं थी और यही कारण था कि वो इस तरह से बर्ताव कर रही थी। पर अभी फिलहाल उसे ये सब झेलना ही था। इतना सोच उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ निवेदिता को गोद में उठा लिया। उसके अचानक गोद में उठाते ही निवेदिता घबरा गई। ये सब क्या है? नीचे उतारिए मुझे। चिल बेबी, तुम्हें बस नीचे ले जा रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ तुम्हारे साथ। अद्विक ने जिस तरह से जवाब दिया वो सुन निवेदिता झेप गई। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस इतना कह रही थी कि मैं खुद से जा सकती हूँ। जानता हूँ, पर भूलो मत जो मैंने तुमसे 3 दिन पहले कहा था। डॉक्टर ने तुम्हें सीढ़ियाँ उतरने को मना किया है, इसलिए तुम्हें मेरी बाहों में ही नीचे जाना पड़ेगा। बात बच्चे की सेफ्टी की थी और ये बात निवेदिता भी जानती थी, इसलिए वो शांत हो गई, क्योंकि अब उसके पास अद्विक से बहस करने के लिए कोई तर्क भी नहीं थे। उसे शांत देख अद्विक के चेहरे पर विनिंग एक्सप्रेशन आ गए और वो उसे बाहों में उठाई नीचे आ गया। हॉल में सभी लोग मौजूद थे। अद्विक सीधे डाइनिंग हॉल में गया और उसे चेयर पर बिठा दिया। तुम नाश्ता करो, इतने में मैं अपना एक काम करके आता हूँ, फिर हम निकलेंगे। इतना कह वो कॉरिडोर से स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही जेनी ने आगे बढ़ निवेदिता की प्लेट लगाई और खाना सर्व करने लगी। आज मुझे भी इतना ही केयर करने वाला हस्बैंड मिले। उसकी बात सुन निवेदिता उसे चौंक कर देखने लगी, पर वहीं सविता जी और जेनी उसकी बात सुन हंस पड़े। तुम सुधर नहीं सकती मैरी। अरे इसमें सुधरने वाली क्या बात है? अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए विश तो कर ही सकती हूँ कि वो ऐसा हो वैसा हो, और अगर बिल्कुल उल्टा मिला तो, जैसा तुमने सोचा है उससे, तो कभी तो अच्छा सोच लिया करो मेरे लिए तुम। नहीं बेटा, वो तो इसलिए कह रही है कि किस्मत का भरोसा नहीं रहता ना, न जाने कब कौन जिंदगी में आ जाए, तो हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना सुन जेनी और तेज हंसने लगी और मैरी का चेहरा बन गया। आंटी आप भी इसके साथ मिल गए। वहीं निवेदिता के दिमाग में सविता जी की बात सुन अद्विक का चेहरा घूम गया। सच ही तो था, किस्मत कब किसे आपकी जिंदगी में ले आए ये कोई नहीं जानता, और उससे बेहतर इस चीज को कोई नहीं जान सकता था। पर मैरी का बना हुआ चेहरा देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। डोंट वरी, तुम्हें सबसे अच्छा पार्टनर मिलेगा। बस आप ही मेरी सपोर्टर हो मैडम, वरना ये तो मेरा बस मजाक ही बनाते रहते हैं। अच्छा, मजाक मस्ती बहुत हुई। मिसेस राठौर, मैं आपके लिए कुछ लाई थी, क्या आपको पहना सकती हूँ? इसमें पूछने वाली बात है आंटी। सविता जी उसकी बात सुन मुस्कुरा दी और जल्दी से किचन की तरफ चली गई और फिर 2 मिनट के अंदर ही वापस भी आ गई। उनके हाथ में एक धागा रखा हुआ था। कि कल मेरे पति हमारी कुलदेवी के मंदिर गए थे और वहाँ से मैंने आपके लिए धागा लाने को कहा था। इसे बांधने से हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती, तो क्या मैं आपके हाथ में ये बांध दूं? आप इन सब में अब भी मानते हो आंटी? हाँ आंटी, इस जमाने में कौन इस सब पर मानता है? जानती हूँ, पर हमारे यहाँ इन सब पर बहुत मानते हैं और सच में इसे बांधने से सारी मुसीबत टल जाती है। अच्छा ठीक है, बांध दीजिए। इतना सुन सविता जी का चेहरा खिल गया और वो उसे निवेदिता की बाजू पर बांधने लगी, पर बांधते वक्त अचानक ही धागा टूट गया। ये देख सविता जी घबरा गई। वहीं जेनी, मैरी भी चौंक गई। ये तो टूट गया, तो क्या कोई मुसीबत आने वाली है मिसेस राठौर पर? तुम पागल हो, कुछ भी बकवास न किया करो। निवेदिता ने देखा कि सविता जी
टूटे हुए धागे को देख बेहद परेशान हो गई है। आंटी कोई बात नहीं, धागा ही तो था, पर ये अच्छा नहीं रहता। आंटी सिर्फ धागा है, हो सकता है कमजोर हो, इस कारण टूट गया, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप फिक्र मत करो, कुछ बुरा नहीं होने वाला। हाँ आंटी, आप परेशान न हो। मिस्टर राठौर जब तक मिसेस राठौर के साथ हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो सकता, और फिर हम भी तो जा रहे हैं उनके साथ। आप फिक्र न करें। और नहीं तो क्या, बहुत लोग हैं मेरे साथ आंटी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हाँ आंटी, और मैं भी जा रही हूँ। अगर कुछ हुआ तो मैं अपनी जान पर खेलकर मिसेस राठौर को बचा लूंगी। हाँ, तुम सुपरमैन हो ना? हाँ तो बस उनकी तरह चादर लपेट कर नहीं घूमती। मैरी की बात सुन एक बार फिर निवेदिता और जेनी हंस पड़ी। सविता जी भी उसकी बात सुन मुस्कुरा दी, पर अब उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। अच्छा ठीक है, पर आप अपना ख्याल रखिएगा। डोंट वरी आंटी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। तभी मैरी को अद्विक वापस आता दिखा तो उसने धीरे से उसका नाम लिया और निवेदिता से थोड़े दूर खड़ी हो गई। जेनी भी उसके पास ही जल्दी से जाकर खड़ी हो गई। सविता जी ने भी उस धागे को अपनी साड़ी में छिपा लिया। वहीं अद्विक का नाम सुन निवेदिता के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। चले? जी। इतना सुन अद्विक ने निवेदिता का हाथ पकड़ा और आहिस्ता से उसे घर के बाहर ले आया। जेनी और मैरी भी निवेदिता का बैग पकड़े उसके पीछे ही चल दिए। सविता जी निवेदिता को जाते हुए देख रही थी, जाने क्यों, पर उनका दिल नहीं कर रहा था कि वो निवेदिता को जाने दे। पर वो उस घर की नौकर थी और मालिक पर इतना हक जताना भी उनके लिए ठीक नहीं था। ये बात वो अच्छे से जानती थी, और अगर ये सब अद्विक को पता चलता तो उनके लिए मुसीबत बढ़ सकती थी। इसलिए वो बस शांति से उन्हें देखती रही और उनके बाहर जाते ही हाथ जोड़ आंखें बंद कर ली। हे प्रभु, मिसेस राठौर को सही सलामत रखना और उन पर कोई मुसीबत मत आने देना। बाहर आकर जेनी और मैरी दूसरी कार में बैठ गए। अद्विक ने निवेदिता को अपनी कार में बिठाया। उन सभी के बैठते ही सारी गाड़ियां आगे बढ़ गई। उनके निकलते ही दूर रोड पर खड़ी एक गाड़ी में बैठे इंसान ने किसी को कॉल किया। हेलो, वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, काम लगभग हो ही गया है। ठीक है, उनके वापस लौटने से पहले सारा काम निपटा कर वहां से चले जाना। हाँ। इतना सुन आदमी ने फोन रख दिया और गाड़ी स्टार्ट कर अद्विक के काफिले के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी।